थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। आज मैं आपका स्वागत करता हूं इस मेगा सक्सेस सेमिनार के अंदर। आप लोग बहुत अलग अलग जगह से चल कर आए हैं, बहुत आज मैं बहुत एक्साइटेड हूं आप लोगों के बीच में, क्योंकि आज मेरी लीडरशिप ने मुझसे कहा कि मैं अपनी सक्सेस स्टोरी आज आप सबके सामने रखूं ताकि वो आपको प्रेरित कर सके अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। आज आप मुझे जानते हैं एज अ वेस्टीज एम्बेसडर, एज अ टॉप अर्नर, लेकिन शुरू से ये कहानी ऐसी नहीं थी। मेरी भी शुरुआत बहुत मॉडरेट हुई, बहुत सारे स्ट्रगल्स हैं। सो आज वो स्ट्रगल्स की और वो मॉडरेट की वो कहानी आज मैं आपके सामने रखूंगा। स्लाइड अगर आप मुझे दे पाए, थैंक यू। शुरू में जब मैं छोटा था तो मेरे मदर ने मेरे को पढ़ने के लिए मसूरी भेज दिया था, एक हॉस्टल के अंदर में, और बहुत अच्छी उन्होंने मुझे तालीम दी। हमेशा अपनी है एक नया मैच होता है। सो इसलिए सीखा नेवर गिव अप एटीट्यूड, कभी गिव अप ना करने का एटीट्यूड, हमेशा फाइटर या फाइट करने का एटीट्यूड। उसके बाद अच्छी चीज ये थी, जब मैं 6ठी या 7वीं क्लास में था तो किताबें पढ़ने की भी लत लग गई। उस समय स्वेट मॉडर्न की किताबें आया करती थी जो कि प्रेरणादायक पुस्तकें थी, उनको पढ़ना शुरू किया। उसके बाद में ये सिलसिला आगे चलता रहा। थिंक एंड ग्रो रिच, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, पावर ऑफ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। सो ऐसी बहुत सारी किताबें पढ़नी शुरू कर दी जिसने बहुत बड़ा योगदान दिया मेरे कैरेक्टर को स्टफ बनाने में। जब मैं कॉलेज में था मुझे नी इंजरी हुई, जिसकी वजह से मेरा स्पोर्ट्स का जो करियर था वो खत्म हो गया। उस दौरान मेरी घर में हालात अच्छे नहीं थे, क्योंकि मेरी मदर बहुत एम्बिशियस थी। उन्होंने 20-22 साल प्राइवेट सेक्टर में जॉब किया, लेकिन साथ में उन्होंने बिजनेस भी किया। उन्होंने रशिया में कुछ गारमेंट्स भेजे थे, कपड़े भेजे थे, जिनकी पेमेंट नहीं आई, जिसकी वजह से हमें बहुत सारा लॉस हुआ। ये बात उन्होंने फादर को बताई नहीं, खुद ही इंटरेस्ट वगैरह झेलती रही। और मुझे ये बात पता थी क्योंकि मैं शुरू से ही उनके बहुत क्लोज था। सो उन्होंने उस समय मुझे कहा कि बेटा कुछ बहुत दिक्कत हो रही है, कुछ करते हैं मिलके। सो सबसे पहले टेलीमार्केटिंग का एक काम किया। दिल्ली में ही दरियागंज में एक गारमेंट्स की दुकान है, लीडिंग स्टोर करके, उन्होंने अपनी एक सेल लगाई थी। उस समय सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, एडवर्टीजमेंट उस तरीके से नहीं होते थे। तो उन्होंने हमें अपना ग्राहकों का रजिस्टर दिया, हम 1% ऑफ पे सेल लगी हुई है। उसमें जो पैसे मिल रहे थे वो बहुत कम थे, लेकिन चूंकि जो कॉलिंग करनी थी उसका बिल जो आता था वो 2 महीने बाद आना था, वो फिलहाल उस पैसे से घर चलना था। उसके बाद एक छोटी सेल्स जॉब करी, ऑडियो कैसेट्स का बिजनेस शुरू किया। 96-97 में अगर आपको गाने सुनने होते थे तो मोबाइल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तो ऑडियो कैसेट्स चला करती थी साइड ए साइड भी। तो मेरा काम होता था उसको लेकर के शॉप टू शॉप जाकर सप्लाई करना। बहुत जल्दी मुझे एहसास हो गया कि ये इंडस्ट्री मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं है, मुझे बिल्कुल उसमें अच्छा नहीं लगता था। क्या चीज़ अच्छी नहीं लगती थी? जब मैं ऑर्डर लेने जाता था प्रॉब्लम नहीं होती थी, प्रॉब्लम तब होती थी जब मैं पैसे लेने जाता था। एक तो एक मुश्त में पैसे मिलते नहीं थे। सपोज किसी से अगर 50,000 रुपए लेने हैं तो आज वो 10,000 देके बोलता था जी बाकी अगली बार देखते हैं। तो टुकड़ों में पैसे आते थे, कहाँ खर्च हो जाते थे पता नहीं चलता था, मुझे पैसे एक साथ देने पड़ते थे। दूसरी प्रॉब्लम उसमें ये थी कि जब मैं पेमेंट के लिए जाता था तो बहुत बार मुझे शॉपकीपर्स वेट कराते थे पैसे के लिए। तो मुझे ऐसा लगता था मैं अपने पैसे लेने नहीं आया, बल्कि मैं इनसे कोई उधार मांगने आया हूँ। तो वो बिल्कुल भी अच्छी फीलिंग नहीं थी। सो उस बिजनेस को मैंने 1 साल के अंदर लॉस में वाइंड अप कर दिया। और उसके बाद जब मैं सोच रहा था आगे मैं क्या करूँ, मेरी जिंदगी में 1998 में नेटवर्क मार्केटिंग आई। हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उन्होंने मेरी मदर को कहा कि हिंदुस्तान में एक नए तरीके का बिजनेस आया है और आप जाकर के उस बिजनेस को देखो। उन्होंने हमें दिल्ली में एक घर का पता दिया।
मैं मेरी मदर गए, एक ड्राइंग रूम में 20-25 कुर्सियां लगी हुई थी, तो वहाँ एक व्हाइट बोर्ड था। एक सज्जन आए, उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान में ये एक अमेरिकन कंपनी है जो आने वाली है और इसमें ये डेली नीड के प्रोडक्ट बनाती है, और अगर हम यहाँ से इनके साथ रजिस्ट्रेशन करा के यहाँ से सामान लेंगे कुछ डिस्काउंट मिलेगा, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट आप अन्य लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हो और जो भी आपके नेटवर्क में कंजम्पशन होगी इसके ऊपर आपको पैसा मिलेगा। उसके बाद उन्होंने हमें कुछ विदेशी लोगों की तस्वीरें दिखाई कि जो लोग इस बिजनेस को 10, 15, 20 साल से कर रहे थे। सभी लोग के पास लग्जरी कार थी, कोई बहुत अमीर वो लोग बने इस बिजनेस से। सो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था और उसके लिए हमने काम करना शुरू कर दिया, लेकिन तब तक पेपर पे नेटवर्क बन रहा था। ये कंपनी इंडिया में आई नहीं थी, आने वाली थी, प्री लॉन्चिंग पर काम चल रहा था। तभी हमें पता लगा सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर में एक इंडियन कंपनी है जो पिछले 2 साल से ऑपरेट कर रही है। सो मैं मेरी मदर गए उसकी प्रेजेंटेशन देखने के लिए, और कॉन्सेप्ट सेम था, दोनों में एक ही चीज बताई थी, और दोनों में ये बात भी बताई गई थी कि अगर आप 5, 7, 8 साल इस बिजनेस को करते हो, उसके बाद नहीं भी कर पाते तो भी आपको कंटिन्यूस पैसा आता है। सो इस बात ने मुझे बहुत इंप्रेस किया, मुझे मेरी मदर को। तो उन्होंने 3 अप्रैल को ज्वाइन किया और सबसे पहले उन्होंने मेरा फॉर्म भरा और मुझे साइन अप किया। तो 3 अप्रैल को मेरा जन्म है इस इंडस्ट्री में, मुझे 24 साल हो गए आज इस इंडस्ट्री में कार्य करते हुए। बहुत उम्मीद के साथ, बहुत होप के साथ में मैं इस बिजनेस में आया था। और जब मैंने जो प्रेजेंटेशन देखी थी, जो शख्स उस दिन प्रेजेंटेशन कर रहे थे वो एक गांव से थे और फौज से रिटायर्ड थे, क्योंकि वो उनका देहाती बैकग्राउंड था, लेकिन फिर भी उनको जो प्रेजेंटेशन वो अंग्रेजी में करने की कोशिश कर रहे थे, बहुत सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स थी। लेकिन मेरे अन्य दोस्तों का ध्यान गया ग्रामेटिकल मिस्टेक्स पे। उन्होंने कहा ये कैसा आदमी है इस बिजनेस में, लेकिन मेरे मन ने कहा कि अगर ये व्यक्ति इस बिजनेस में 50-60 हज़ार रुपए कमा सकता है, मैं तो बहुत अच्छा कर सकता हूँ। मैंने मेहनत करनी शुरू करी, लेकिन चैलेंज बहुत थे, रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। पहला चैलेंज क्या था, मेरा सर्कल बड़ा लिमिटेड था। मैं स्पोर्ट्स में था तो सिर्फ स्पोर्ट्स के अलावा मैं रिजर्व नेचर का था, आज भी हूँ, बहुत कम लोगों से बात करता था, तो मेरा सर्कल बड़ा लिमिटेड था। दूसरी मेरा उस समय जो चैलेंज आया, मेरी अपलाइन मेरी मदर थी, तो ऑब्वियसली रिलेटिव्स कॉमन थे। तो मेरी मदर ने क्या किया, अपनी बहन को अपनी अलग लाइन में साइन अप कर लिया। तो जो मेरा कजन था ऑटोमेटिकली वो मेरा क्रॉस लाइन हो गया। उन्होंने अपने भाई को, जो कि मेरे मामा हैं और मेरी उनसे बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, अपनी अलग लाइन में साइन अप कर लिया। तो ऑब्वियसली मेरे सारे रिलेटिव्स क्रॉस लाइन में चले गए। तो सर्कल लिमिटेड था, रिलेटिव को स्पॉन्सर कर नहीं पाया, लेकिन मेहनत बहुत करता था। हर रोज मेरे घर से करीब 30 किलोमीटर ऑफिस पड़ता था। रोज शाम को बिजनेस मीटिंग्स होती थी, बिजनेस मीटिंग्स में जाना, 25-25, 30-30 लोगों को बुलाना। 30-30 लोग कहते थे हाँ हम आएंगे, आते कितने लोग थे? 99% कोई भी नहीं आता था। कभी मेरा दिन अच्छा हो तो एक आध व्यक्ति आ जाता था। पहला महीना रोज मेहनत करते करते बीत गया। इस इंडस्ट्री से मेरा पहला पेचेक था 155 रुपए का। उसके बाद मेरा दूसरे महीने का पेचेक आया 139 रुपए का। और जब इस तरीके के चेक आते हैं आपके, तो जो आपके खास दोस्त होते हैं वो आपको इतनी कमाल की बातें बोलते हैं जो बात मैं यहाँ पर आपको बोल भी नहीं सकता मंच से, राइट। इस तरीके की हौसला अफजाई आपकी करते हैं कि तू तो कहता है इस बिजनेस में बड़े पैसे कमाएंगे, ये कौन से पैसे हैं? मैंने कहा यार पता नहीं, ऐसे ही सिखाया है। लेकिन मैं बहुत फॉर्चुनेट था। और इसके साथ साथ उस समय चैलेंज क्या था कि जो उस कंपनी की बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग, जैसे हम CNT बोलते हैं, वो हुआ करती थी शाम को 7 बजे। तो खत्म होते होते 8, साढ़े 8 बज जाते थे। क्लोजिंग वगैरह करते हुए 9 ऑफिस में बज गए, घर पहुंचते पहुंचते 10, साढ़े 10 बजते थे। मैं और मदर इकट्ठे होते थे, हमारे से पहले पहुंचने से पहले घर फादर पहुंच जाते थे। ऑब्वियसली उनको अच्छा नहीं लगता था कि वो दिन भर काम करके आए और घर में कोई ना मिले, तो अक्सर उनका मूड खराब रहता था, वो इस बिजनेस को लाइक नहीं करते थे, कुछ ना कुछ बोलते थे। तो मैं उस समय मदर को एक ही बात बोलता था कि ये जो भी बोले, आप 10-15 मिनट आप जवाब मत देना। अगर आप 10-15 मिनट जवाब नहीं दोगे तो सब शांत हो जाएगा, रात बढ़िया कटेगी। नहीं तो अगर आप रिएक्ट कर गई, तो रात काली हो जाएगी। मैं तो अपने कमरे में जाके सो जाऊंगा, आपका लंबा घमासान युद्ध चलेगा। तो कुछ बोलना मत, चुप रहना, वो जो भी बोले बोलने देना, 10 मिनट बाद बोल के शांत हो जाएंगे। उसके बाद मैं बड़ा फॉर्चुनेट था, मुझे एक ट्रेनिंग अटेंड करने का मौका मिला। इंडिया में 1997-98 में ये बिजनेस क्या है किसी को पता नहीं था।
तो उस कंपनी ने क्या किया था, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए एक फॉरेन ट्रेनर को वो लेकर के आए थे, जिन्हें 14-15 वर्ष का एक्सपीरियंस था इस बिजनेस को अमेरिका में और हांगकांग में और अन्य देशों में करने का। तो मैंने उनकी ट्रेनिंग सुनी, कमाल की ट्रेनिंग थी, 2-3 घंटे की। पहली बार उन्होंने बताया कि लाइफ में ड्रीम्स होने चाहिए, ड्रीम्स को अगर हम लिखेंगे, उसको विजुअलाइज करेंगे तो ऐसे सक्सेसफुल बनते हैं। और उन्होंने कुछ सक्सेस स्टोरी सुनाई इस बिजनेस की। जैसे ही वो ट्रेनिंग खत्म हुई, उसने मुझे अंदर तक तो छू ही लिया था। जैसे ही वो ट्रेनिंग खत्म हुई, उसके बाद उस समय मोबाइल नहीं होते थे तो सेल्फी का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। तो उन्होंने अपनी जेब से अपनी विजिटिंग कार्ड की डब्बी निकाली और उन्होंने कहा कि जिसको भी ये विजिटिंग कार्ड चाहिए ले सकते हैं, इसमें मेरा डायरेक्ट नंबर है, जो भी आपको प्रॉब्लम हो बिजनेस को ग्रो करने के लिए आप मुझे फोन करें, मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूं। और दूसरा, अगर आप इस कार्ड को अपनी जेब में रखेंगे तो ये कार्ड हमेशा आपको प्रेरित करेगा जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। तो जैसे ही उन्होंने ये कहा, लोग भागे उनके ऊपर विजिटिंग कार्ड लेने के लिए, एक दूसरे के ऊपर गिरते हुए, धक्का देते हुए कोशिश कर रहे थे उन्हें छूने की। और क्योंकि वो फॉरेनर थे तो हमारे यहाँ उस समय और भी ज्यादा फॉरेनर्स का क्रेज होता था, लोग उनको छूना चाहते थे, उनसे हाथ मिलाना चाहते थे। तो वो ऐसे लोग भाग रहे थे जैसे मानो वो विजिटिंग कार्ड नहीं 2-2 हजार रुपए के नोट बांट रहे हों। उस दिन मुझे एक विजन मिला। विजन क्या मिला कि अगर मैं भी 14-15 साल इस इंडस्ट्री को दूंगा तो मैं भी इतने पैसे कमा सकता हूं। वो कंपनी उनको साल के 1 करोड़ रुपया देती थी अपना नेटवर्क बनाने के लिए। तो मुझे ये समझ में आया कि अगर मैं भी 14-15 साल इस इंडस्ट्री को दूं तो मैं भी इतने पैसे कमा सकता हूं, नंबर 1, और उससे भी ज्यादा इतनी इज्जत मिल सकती है। इस वजह से मैंने डिसाइड किया कि मैं इस बिजनेस को एज अ कैरियर के रूप में लूंगा। 98 में ये बात इम्पॉसिबल थी। कोई भी व्यक्ति सोचता था इसको स्कीम की तरीके से लेते थे कि इससे थोड़े एक्स्ट्रा पैसे तो कमाए जा सकते हैं, बट कैरियर नहीं हो सकता इस बिजनेस के अंदर में। लेकिन मेरे दिमाग में बात आई कि और किसी काम को करने की तो बात दूर है, सोचूंगा भी नहीं, और इसी बिजनेस में मैं अपना कैरियर बनाऊंगा। उसके बाद मैंने कभी जिंदगी में कोई ट्रेनिंग नहीं छोड़ी, कोई बिजनेस मीटिंग नहीं छोड़ी, हमेशा बहुत रेगुलर रहता था। और जो भी मैं सीखता था वो मैं धीरे धीरे, मेरी सारे लोग तो ट्रेनिंग्स में मेरी तरह डेडिकेटेड नहीं थे, तो मैं घर पे चार्ट पेपर लगाकर उनको सिखाने लगा। मैं उनको सिखाने लगा अपने डाउनलाइंस को कि बिजनेस के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, सिस्टम के बारे में, और उसके साथ साथ मैंने खुद भी प्रेजेंटेशन करनी सीखी और उनको भी सिखाई। क्योंकि मैं हर ऑफिस में बहुत रेगुलर था, तो उस कंपनी में सिस्टम क्या था, 4-5 लोग मिलकर प्लान दिखाया करते थे। तो एक दिन प्रेजेंटर कम थे, एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, आप ये छोटा सा पार्ट है, एक स्लाइड का पार्ट है, आप कर सकते हो? मैंने कहा जी कोशिश करूंगा। लाया 70-80 लोग सामने बैठे हुए थे, बढ़िया एयर कंडीशन हॉल था, लेकिन मेरे पसीने ऐसे निकल रहे थे जैसे मैं भट्टी में खड़ा हूं, और मेरा हृदय इतनी तेज धड़क रहा था जैसे कोई बुलेट ट्रेन यहां किसी ने लगा दी हो। ये हाल था यार। लेकिन किसी तरीके से मैंने अपनी प्रेजेंटेशन खत्म करी। दूसरे दिन फिर मौका मिला, डर दूसरे दिन भी लगा, थोड़ा सा कम लगा। तीसरे दिन फिर मौका मिला, डर फिर भी लगा, लेकिन धीरे धीरे कम होता गया। सो ऐसे मैंने प्रेजेंटेशन करना सीखा, 1-on-1 कर। उसके बाद मुझे एक चीज समझ में आई कि अगर लोगों को मीटिंग में लाना मुश्किल हो रहा है तो मीटिंग को लोगों के पास ले जाना पड़ेगा। सो मैंने 1-on-1 करनी शुरू कर दी, होम मीटिंग्स करनी शुरू कर दी, और धीरे धीरे यही चीज मैंने मेरे लोगों को भी सिखाने लग गया, जिससे धीरे धीरे टीम में प्रेजेंटर्स तैयार होने लगे। और उसके बाद हम ट्रेनिंग्स भी करने लगे अपने ग्रुप को आगे ले जाने के लिए, क्योंकि मुझे समझ में आया बिना ट्रेनिंग के इस बिजनेस में कोई भी व्यक्ति कामयाब नहीं हो सकता। सो इस वजह से हमने उस समय छोटी छोटी ट्रेनिंग्स कंडक्ट करनी शुरू करी। अप्रैल में मैंने ज्वाइन किया था। पहले 2 चेक तो मैंने आपको बता ही दिए। नवंबर का मेरा पे चेक आया 17,285 रुपए का, नवंबर 1998। उस समय ये बहुत अच्छी आमदनी थी, वो भी मेरे लिए, क्योंकि मैं तो जस्ट कॉलेज से पास आउट हुआ था। उस समय क्लास 1 ऑफिसर्स की भी तनख्वाह 20-25 हजार रुपए से ज्यादा नहीं हुआ करती थी। सो उसके बाद माइंडसेट में हमेशा मेरी एक ही चीज रहती थी, सक्सेस ऑल द टाइम। हमेशा सक्सेसफुल कैसे होना है, कामयाब कैसे होना है, क्या करना है, कहाँ जाना है, किसको प्लान दिखाना है, यही चीज हमेशा चलती रहती थी। बस कुछ बड़ा करना है, कुछ करना है, कुछ बड़ा हासिल करना है। बेस्ट न्यू प्रेजेंटर का अवार्ड मिला 1999 के अंदर में, अप्रैल 99 के अंदर में। अक्टूबर 99 में मेरी पहली कार आई, व्हाइट कलर की सैंट्रो। 13 अक्टूबर 99 की बात है, मुझे आज भी याद है। और उस कार के पीछे मैंने ये भी लिखवाया था, वांट टू बी रिच, कॉल मी, और अपना मोबाइल नंबर भी लिखवाया था।
एंड सो ये 99 की बात है। उसके बाद नवंबर 99 में मुझे मौका मिला मेरे पहले फॉरेन ट्रिप पे जाने का। हांगकांग, चाइना, वियतनाम। हांगकांग तक तो हमने फ्लाई किया था, हांगकांग से फिर हमने ये शानदार क्रूज लिया और इस पे मेरे पेरेंट्स ने भी क्वालिफाई किया था। मेरे 6 डाउनलाइन, मेरे मदर एंड फादर एंड साथ में मेरे मामा। सो हम लोग इस ट्रिप के ऊपर में गए थे। ये मेरा लाइफ का पहला फॉरेन ट्रिप था। ऑब्वियसली मैं बहुत एक्साइटेड था। इतना ज़्यादा एक्साइटेड था जब मैं इमिग्रेशन काउंटर पे पहुंचा तो मैंने इमिग्रेशन ऑफिसर से पूछा, क्योंकि जब तक वो आपकी पासपोर्ट पे मोहर न लगाए तो आप इंडिया से बाहर नहीं जा सकते। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा सर आपने कितने लोगों को बाहर भेजा होगा? उसने बड़े अकड़ के कहा लाखों लोगों को। मैंने कहा सर आप कभी गए हैं? बोला नहीं। मैंने कहा सर बुरा मत मानना, आप कभी जाओगे भी नहीं। बोला क्यों? मैंने कहा सरकार आपको एलटीसी देती है इंडिया में घूमने के लिए, और 80% सरकारी जो लोग होते हैं उसके भी झूठा बिल बना के पैसे खा जाते हैं। तो बोला अब उसको अजीब सा लगा। उसने कहा तुम क्या करते हो? तो मैंने कहा सर मैं आपके जैसे लोगों की मदद करता हूँ कि पार्ट टाइम में काम करें और फ्री में फॉरेन ट्रिप जाए, जैसे मैं जा रहा हूँ। उसने कहा मैं भी जा सकता हूँ? मैंने कहा हाँ सर आप भी जा सकते हो, आप खाली मोहर लगाने के लिए थोड़ी हो, अपने पासपोर्ट पे भी मोहर लगवाओ सर। उसने कहा क्या करना पड़ेगा? मैंने एक विजिटिंग कार्ड दिया अपना। मैंने कहा बोला सर 5 दिन बाद वापस आऊंगा तो कॉल करना। मैं तो ये कह के भूल गया, वहां मस्त हो गया। लेकिन जब मैं वापस आया 7 दिन बाद उसका कॉल आया। उसने कहा आपको याद है आपने मुझे ऐसे ऐसे कहा था? मैंने कहा हाँ जी याद है। बोला क्या करना है? मैंने कहा सर ये पता है, यहाँ पहुंच जाओ, यहाँ बिजनेस मीटिंग होती है, वो आपको बताएंगे क्या करना है। बोला ये तो बहुत दूर है। तो मैंने कहा सर फॉरेन ट्रिप की तो फिर बहुत दूर है ना सर। उसने अपनी मोटरसाइकिल उठाई और आ गया 1.5 घंटे का सफर तय करके बिजनेस मीटिंग देखने के लिए। अंदर बैठा दिया। बैठने के बाद बाहर निकला। बोलो क्या करना? मैंने कहा सर ये फॉर्म भरना है, ऐसे ऐसे काम करना। उसने काम करना शुरू कर दिया। सो ऐसे ही मैं इतना एक्साइटेड रहता था हर समय, क्योंकि हर समय मेरे दिमाग में यही चीज चलती रहती थी कि लाइफ, गाड़ी ले ली, फॉरेन जिंदगी बड़ी कमाल की है। एक बार मुझे याद है मैं एक रेस्टोरेंट में गया खाना खाने के लिए। पूरा रेस्टोरेंट भरा हुआ था, लंच टाइम था और वहाँ ऑफिसेस बहुत ज़्यादा थे। सिर्फ एक टेबल पे 2 लोगों के आमने सामने बैठने की जगह थी। वहाँ एक चेयर खाली थी। सामने एक बड़ा स्मार्ट सा लड़का बैठा हुआ था, टाई वाई लगा के। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई यहाँ कोई है? बोला नहीं। मैंने कहा क्या मैं बैठ सकता हूँ? बोला हाँ हाँ। मैं बैठ गया। तो मैंने उससे पूछा, वो भी वेट कर रहा था अपने खाने आने की, मैं भी वेट कर रहा था खाना आने की। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई आप क्या करते हो? तो उसने बताया मैं टाटा कंपनी में मैनेजमेंट ट्रेनिंग के रूप में काम करता हूँ। मैंने कहा गुड। मैंने कहा भाई आप पार्ट टाइम में काम करके फुल टाइम से ज्यादा पैसे कमाना चाहेंगे? तो उसने कहा ऐसा हो सकता है? मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल हो सकता है। बोला कैसे? मेरे पास कुछ भी नहीं था, क्योंकि मैं तो सिर्फ सिंपल लंच करने गया था। मैंने कहा पेन दिखाओ। मैंने उसका पेन लिया। सामने टिश्यू पेपर पड़ा हुआ था टेबल पे। टिश्यू पेपर पे उसको प्लान दिखाया, 15-20 मिनट का प्लान दिखाया होगा। उसके बाद उसने जेब से, उस समय ज्वाइन करने के 2000 रुपये लगा करते थे, उसने जेब से, अनजान आदमी था, 2000 रुपये निकाले। बोला भाई मेरा फॉर्म भर देना और ऐसे से ये मेरी डिटेल है, मेरे को ज्वाइन करा देना। ये जो मैंने आपको अभी पेचेक दिखाया था, 17,000 रुपए का पेचेक जब आया था, उस दौरान क्या होता था, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर नहीं होते थे। तो कंपनी आपको चेक के रूप में, कोरियर से चेक आपके घर में भेजती थी। आप बैंक में जाते थे, चेक जमा करते थे, 2 दिन बाद आपकी पेमेंट आती थी। ये सिस्टम था। तो वो चेक लेके मैं इतना एक्साइटेड था, मैंने बस पकड़ी अपने ऑफिस जाने के लिए, जहां पे बिजनेस मीटिंग होती थी शाम को। जैसे ही मैं बस में बैठा, मेरे बगल में एक व्यक्ति बैठा हुआ था। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई आप क्या करते हैं? उसने कहा मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। मैंने कहा कुछ और करना चाहोगे? वो पहले ही जिंदगी से परेशान था। उसने कहा मैं कुछ नहीं करना चाहूंगा, ऐसे करके सोया हुआ। मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप सो आराम से। थोड़ी देर बाद वो उतर गया। एक नया लड़का आकर के बैठा। उससे मैंने पूछा, मैंने कहा भाई आप क्या करते हो? उसने कहा दयाल सिंह कॉलेज से मैं बीए कर रहा हूँ। मैंने कहा पढ़ाई के साथ साथ में पार्ट टाइम काम करके फुल टाइम से ज्यादा या अपने प्रोफेसर से ज्यादा पैसे कमाने चाहोगे? उसने कहा क्या क्या डिपेंड करता है, अगर पैसे अच्छे होंगे तो जरूर। मैंने चेक निकाल के दिया। मैंने कहा इतने? बोला इतने में तो मैं कुछ भी कर जाऊंगा। मैंने कहा कहाँ जा रहे हो? कह रहे चाचा से मिलने जा रहा हूँ। तो मैंने कहा अगले स्टॉप पे मेरे ऑफिस का स्टॉप है, वहां उतर जाना, मेरे साथ चलो, वहां बताएंगे ये पैसे कैसे आते हैं। उसने कहा चाचा वाचा को बाद में देखेंगे, चलो जहां भी आप ले जा रहे हो। उसको मेरे साथ बिजनेस मीटिंग में बैठा, बाहर निकला, सेम उसने ज्वाइन किया, उसके साथ मेरा नेटवर्क बना। मुझे समझ में नहीं आता, कई बार लोग कहते हैं कि मेरे पास लोग नहीं है। लोग नहीं है ऐसा कैसे हो सकता है? हिंदुस्तान में सब चीज की कमी हो सकती है, लोग की कमी तो कभी नहीं हो सकती। तो
एक्चुअल में लोगों की कमी नहीं होती, हमारे अंदर एक्साइटमेंट की कमी होती है। हमें अपने ड्रीम्स पर विश्वास नहीं होता। अगर हम एक्साइटेड हैं और हमें पूरा भरोसा अपने ड्रीम्स के ऊपर में, तो लोग तो अपने आप मिलेंगे ही मिलेंगे, कोई ऑप्शन नहीं। 50,000 की इनकम पहुंच गई, अप्रैल तक आते आते 70,000 हो गया, अप्रैल 2000, यानी इंडस्ट्री में मुझे 2 साल हो गए थे। उस समय 70-75,000 रुपए, आज से 22 साल पहले एक बहुत बड़ी इनकम हुआ करती थी, राइट? तो मुझे ऐसा लगा यार अब मेरी लाइफ बिल्कुल सेट हो गई, बढ़िया पैसे आ रहे हैं, कार भी है, फॉरेन ट्रिप भी है, ट्रेनिंग में भी मजा आ रहा है, लोग इज्जत भी कर रहे हैं। आहा, जिंदगी इससे अच्छी नहीं हो सकती और अब सारी जिंदगी ऐसे ही मजा आएगा। लेकिन लाइफ ना कभी ऐसे चलती नहीं है, लाइफ रोलर कोस्टर की तरीके से होती है। जैसे आप ईसीजी वाली मशीन देखते हो ना, ऐसे ऐसे ऐसे। तो चैलेंजेस लाइफ में आते रहते हैं। चैलेंज क्या आया? मई 2000 में इंडिया में बाइनरी कंपनी का आगमन हुआ, 2 टांग वाले, राइट? हाँ, 2 टांग वाली कंपनियों का आगमन हुआ। अच्छा, ये 2 टांग वाली जब कंपनी आई, ये क्या कहती थी? हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है। और लोग बड़े खुश होते थे, प्रोडक्ट नहीं, अच्छा प्रोडक्ट का जिक्र ही नहीं। हाँ, प्रोडक्ट का जिक्र ही नहीं, पैसे डॉलर में मिलेंगे, वीकली पैसे मिलेंगे। सारे के सारे लालच में वो 2 टांग वाली कंपनी में घुसने लग गए, राइट? अब उन्हें ये नहीं पता था कि ये ऊपरी चीज है, ऊपरी ही दिखावा है। लेकिन जो भी, इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि मेरी टीम में उस समय 14 फुल टाइम लीडर्स थे, उसमें से 12 लोग ये 2 टांग वाली कंपनी में चले गए। एक सामने बैठे हैं। और गए तो गए, कोई बात नहीं। दिक्कत क्या थी कि हम लोग बहुत क्लोज होकर काम करते थे, क्योंकि लगभग हम सबकी एज एक जैसी थी, 2-4 साल आगे पीछे। सभी ने कैरियर के रूप में इस बिजनेस को लिया था। डेली शाम को मीटिंग के बाद में हम लोग उठते बैठते खाते पीते थे, तो हमारी बॉन्डिंग बड़ी क्लोज थी। अब वो क्लोज बॉन्डिंग में से जब 12 लोग चले गए और मेरा मामा भी चला गया, तो सब लोग उनसे पूछते थे मेरे बारे में कि वो नहीं आए। बोले आ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं, आप तो काम करना शुरू करो। अब उन्हें कुछ ना कुछ तो बोलना था। अब एक तरफ तो मेरा बिजनेस नीचे गया, दूसरा कंपनी भी ये देखती थी कि ये सारी इसकी खास टीम, खास लोग वहां चले गए, वहां चले गए, ये भी जाने वाला, तो कंपनी अलग डाउट करती थी। बड़ा अजीब सा माहौल बन गया। वह डिप्रेशन हुआ थोड़े टाइम के लिए, लेकिन जल्द ही मैंने अपना माइंड सेट किया। माइंड सेट क्या किया? मैंने एक कहानी पढ़ी, उस कहानी ने मुझे बहुत टच किया। कहानी क्या थी? एक बहुत मशहूर पेंटर थे, M.F. हुसैन साहब की तरह। उन्होंने उनकी जितनी भी जिंदगी में पेंटिंग्स उन्होंने बनाई थी, उसकी एक एग्जीबिशन लगी थी। उस एग्जीबिशन में शॉर्ट सर्किट हो गया, जिसकी वजह से उनकी सारी पेंटिंग्स जल गई। जब सारी पेंटिंग जल गई, लोग बाहर खड़े हुए आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, फायर ब्रिगेड आई हुई थी, लेकिन आग बहुत भीषण थी, उसमें बचना बुझाना कुछ नहीं था। तो वो खड़े हुए मुस्कुरा रहे थे। तो कुछ लोगों ने सोचा इनका दिमाग हिल गया, क्योंकि इनकी सारी पेंटिंग, सारी जिंदगी की जो मेहनत थी वो खराब हो गई। तो कुछ लोग डॉक्टर को फोन करने लगे। तो उन्होंने कहा घबराओ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूं कि जितना मैंने काम किया था वो सब चला गया। अब मेरे पास, अगर मेरे पास वाकई टैलेंट है, तो मैंने एक बार ये पेंटिंग बनाई थी, आज मेरे पास उससे ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो मैं अगर दोबारा बनाऊंगा तो इसको बेहतर बना सकता हूं, तो पहले से बेहतर काम कर सकता हूं। और दूसरा, अगर मेरे में टैलेंट नहीं है, ये पेंटिंग बाय चांस बन गई थी, तुक्के से बन गई थी, तो बिना टैलेंट के भगवान ने इतने साल इतना पैसा दिया, इतनी इज्जत दी, तो भी तू क्यों रो रहा है? तेरे पास रोने का कारण क्या है? तो मुझे भी ये बात समझ में आई। मैंने 2 साल सीखा इस इंडस्ट्री में, नेटवर्क बनाना, मेहनत करी, काम किया, नेटवर्क बनाया। नेटवर्क ही तो गया है ना, जिंदगी तो नहीं गई, मैं तो हूं, दोबारा बना सकता हूं। तो ये मैंने मेरा माइंड सेट किया। मैंने कहा यार मैं दोबारा बना सकता हूं, और मैंने अपनी ग्रुप की रिपोर्ट निकाली, उसमें फोन कॉल उनको नीचे नीचे करना शुरू किया। कोई 10वें लेवल पे होगा, कोई 50वें लेवल पे होगा, मुझे क्या फर्क पड़ता, मुझे तो मेरा बिजनेस दोबारा से उठाना था। सो मैंने उनको फोन कॉल किया, मैंने बताया जी मैं सिद्धार्थ सिंह बोल रहा हूँ, आपके ग्रुप में आता हूँ, यदि आप इंटरेस्टेड हैं बिजनेस को बिल्डअप करने के लिए तो मैं तैयार हूँ आपके साथ काम करने के लिए, बताइए कब मुलाकात हो सकती है। ऐसे जाके मैंने लोगों के घरों में विजिट करी, चाय के ऊपर में, और होम मीटिंग्स करनी शुरू करी। पहले से एक्टिविटी डबल ट्रिपल कर दी, एंड और लोगों को रिक्रूट भी करना शुरू कर दिया। होम मीटिंग्स का सिलसिला शुरू हुआ, एक्टिविटीज बढ़ा दी, ट्रेनिंग्स और ज्यादा करनी शुरू कर दी। लोग एक बेसिक गलती इस बिजनेस में क्या करते हैं, अगर उनका कोई भी ग्रुप या कोई भी व्यक्ति इधर उधर जाता है, वो उसी के ऊपर रोते रहते हैं, उसी के ऊपर फोकस करते रहते हैं। आपको उसके ऊपर रोना नहीं है, जो चला गया। जैसे बंदर का बच्चा होता है, बंदर का बच्चा अगर मर जाए ना, बंदर उसको छोड़ता नहीं है, सीने से लगाए लगाए घूमता रहता है।
तो जो तिलांजलि जिसको दे दी, उसको बंदर के बच्चे मत बनाओ, उसको चिपका के मत घूमो, उसको छोड़ो, नए काम के ऊपर फोकस करो। सो ट्रेनिंग बढ़ा दी, ट्रैवलिंग बढ़ा दी, नॉर्थ ईस्ट तक ट्रैवल कर, एक ग्रुप था जो नॉर्थ ईस्ट में था, मणिपुर इम्फाल में, वहां भी मैं गया बस से। गुवाहाटी से मुझे आता है डेढ़ पौने 2 दिन लगे थे पहुंचने में। उस समय वहां ऐसी जगह थी, हिंदी बैन थी, बड़ा 6 बजे तक ही काम करना होता था, 6 बजे के बाद होटल में जाके घुसना होता था। बड़ी अजीब सी जगह थी, मैंने तो देखा नहीं था कि हिंदुस्तान में ऐसी कोई जगह हो सकती है हिंदी भी बैन हो। लेकिन इस बिजनेस ने ऐसी जगह में पहुंचाया, उन लोगों के साथ में काम किया, भाषा की दिक्कत थी, जो भी था। सो हर जगह ट्रैवलिंग बढ़ा दी, मीटिंग्स बढ़ा दी, नतीजे बुक्स और ज्यादा पढ़नी शुरू कर दी। एक गलती और लोग करते हैं, जब जिंदगी में कठिन समय आता है तो वो अच्छी चीजों से दूर हो जाते हैं। जब भी आपको कठिन समय आए, जैसे अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसको उस समय और भी ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक खाना खाने की जरूरत पड़ती है, अपनी सेहत का ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है ताकि वो दोबारा से स्वस्थ हो सके। वो हम अक्सर कर लेते हैं, लेकिन जिंदगी में जब हम बीमार होते हैं, बीमार इन द सेंस मेंटल रूप से जब हमें चैलेंज आता है, तो हम अच्छी चीजों से दूर हो जाते हैं। तो मैंने किया कि मैंने अपनी बुक्स और ज्यादा पढ़नी शुरू कर दी ताकि मेरा माइंडसेट जो है वो सही रहे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज लाइफ में है आपका माइंडसेट, आपका स्टेट ऑफ माइंड। स्टेट ऑफ माइंड क्या है? सिंपल सी चीज है, 2 तरीके के स्टेट ऑफ माइंड होते हैं, लो स्टेट ऑफ माइंड, हाई स्टेट ऑफ माइंड। लो स्टेट ऑफ माइंड क्या है? अगर आप सोच रहे हो मेरी ग्रोथ नहीं हो रही, मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा, मेरी तरक्की नहीं हो रही, मेरे पास ये खर्चे, मेरे पास वो खर्चे, तो ऑटोमेटिकली आप कैसा फील करोगे? डाउन एंड डिप्रेस फील करोगे। इसे कहते हैं लो स्टेट ऑफ माइंड। नाउ लो स्टेट ऑफ माइंड में आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। दूसरी तरफ है हाई स्टेट ऑफ माइंड। हाई स्टेट ऑफ माइंड क्या है? अगर आप सोचो आपकी जेब में कोई पैसे भी नहीं है, लेकिन सिंपली आप सिर्फ सोचो कि आने वाले समय में मैं कमाऊंगा 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए महीना, मेरे पास एक लग्जरी कार होगी, मेरा बिजनेस हर जगह होगा, जहां भी मैं जाऊंगा लोग मुझे सुनने के लिए आएंगे और मेरी जिंदगी कमाल की होगी। अगर आप सिर्फ ये सोच भर लो तो आप ऑटोमेटिकली हाई स्टेट ऑफ माइंड में चले जाओगे, आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। तो ऐसी बुक्स मैंने पढ़नी शुरू कर दी जिससे मैं हमेशा हाई स्टेट ऑफ माइंड में कर दिया और ज्यादा प्रयास किए कि मैं हर समय हाई स्टेट ऑफ माइंड में रहूं, क्योंकि हाई स्टेट ऑफ माइंड में ही आप एनर्जेटिक काम कर सकते हो, आप ऊर्जा भरा कोई काम कर सकते हो। लो स्टेट ऑफ माइंड में आप कभी भी देखिए अपनी जिंदगी में, आपको कभी भी अगर डाउन फील हो रहा होगा, डिप्रेस कभी आप हुए होंगे, आपका नहाने का मन नहीं करता, एक कमरे से दूसरे कमरे जब में जाने का भी मन नहीं करता, तो निकल कर काम करना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन अगर आप हाई स्टेट ऑफ माइंड में रहें तो आप इतने एनर्जेटिक होते हैं, इतने एक्साइटेड होते हैं कि आपके लिए कोई दूरी मायने नहीं रखती, आप कुछ भी कर सकते हो, आप पूरी रात ट्रैवल कर सकते हो, ये अगर आप हाई स्टेट ऑफ माइंड में हैं। सो मैंने अपने आप को हाई स्टेट ऑफ माइंड में रखा, बुक्स पढ़ी, पॉजिटिव मूवीज देखी, जैसे लगान, जैसे और बहुत सारी पॉजिटिव मूवीज हैं जो बहुत इंस्पायर करती हैं मुझे। सो उनको मैं बार बार देखा करता था ताकि मैं हाई स्टेट ऑफ माइंड में रहूं, इंस्पायर्ड रहूं। 6 से 7 महीने लगे, बिजनेस जहां था वहां वापस आ गया, राइट, बिजनेस बैक अगेन। उसके बाद 2001 में मुझे ऑस्ट्रेलिया जाने का मौका मिला, मेरे पेरेंट्स भी गए, तब तक मेरी शादी भी हो गई थी, तो चंचल भी उस ट्रिप पे मेरे साथ में गई। हम लोग सिडनी का ट्रिप था, 7 दिन सिडनी में रहे, बहुत बढ़िया ट्रिप था। उसके बाद 2002 में साउथ अफ्रीका जाने का मौका मिला। उसके बाद 2002 में एक वाकया हुआ, उस कंपनी में एक लेवल होता था जिसको बोलते थे डायमंड। वो हमारे जैसा डायमंड नहीं था, आप समझ सकते हैं जैसे हमारे पे यूसीडी या डीसीडी आप समझ लीजिए, लेकिन वो डबल पीवी वाले नहीं, वो एक्चुअल वाले हैं, हाँ, वो नकली वाले नहीं। तो वहां पर जो डायमंड बनता था उसे बिजनेस क्लास में कंपनी ले जाया करती थी। तो बिजनेस क्लास में क्या होता है, जैसे बिजनेस क्लास में बड़ा सा सोफा होता है, जैसे हमारे माननीय व्यक्ति बड़े से सोफे में बैठे हैं, तो ऐसा सोफा होता है, पूरा रिक्लाइन हो जाता है प्लेन में, आप पूरा आराम से उस पर बेड बन जाता है, लेट सकते हैं, स्पेशल सर्विस होती है खाने की, पीने की, हर चीज की, और बड़ी इज्जत मिलती है। और साथ में जो डायमंड थे उनको बिजनेस क्लास में भी ले जाया जाता था, साथ साथ उनको रहने के लिए स्वीट्स दिए जाते थे, यानी नॉर्मल 5 स्टार होटल में तो सभी रहते थे, लेकिन नॉर्मल रूम की जगह उनके रूम बड़े होते थे, स्वीट होते थे विद ड्राइंग रूम। तो 2002 में जब मैंने देखा ऐसी ट्रीटमेंट मिल रही है, तो मैंने एक प्रण लिया कि अगले साल डायमंड बन के आना है, बिजनेस क्लास में आना है और स्वीट में रहना है। सो वापस आकर और ज्यादा वर्किंग बढ़ाई, और ज्यादा अपने ऊपर काम किया। 2003 में पेरिस जाने का मौका मिला, बिजनेस क्लास गया, राइट। मैं चंचल, मेरे पेरेंट्स भी उस ट्रिप के ऊपर थे।
और उसके बाद इनकम भी 1.25 लाख रुपए के आसपास पहुंच गई थी। लाख रुपए के आसपास मदर के आते थे तो 2.5 लाख रुपए के आसपास घर में आते थे। लाइफ मुझे लगा इससे बढ़िया लाइफ हो नहीं सकती। 2004 में स्विट्जरलैंड जाने का मौका मिला। स्विट्जरलैंड एंजॉय किया। सामने लोकेश जी बैठे हैं, वो मेरे साथ उस ट्रिप पे थे। विशाल अभी इधर बैठे हैं, वो भी मेरे साथ इस ट्रिप के ऊपर थे। उस ट्रिप की एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। वो जो हमारा होटल था सिटी से थोड़ा सा दूर था, तो उस होटल ने अपनी बस लगाई हुई थी जो लोगों को मार्केट तक छोड़ती थी, मार्केट से लेके आती थी। तो उस बस में जब हम, छोटी बस थी, मिनी बस थी, जब हम वापस आने लगे तो पूरी सीट भर गई। तो पीछे लगेज की बहुत सारी जगह थी वहां पे, तो मैं लोकेश जी लगेज की जगह पे जाके बैठ गए। अब वो जो गोरे लोग होते हैं उनका सिस्टम, वो बहुत सिस्टम से चलते हैं। तो आया, उसने हमें उतार दिया, बोला जी लगेज वाली जगह पे मैं बिठा नहीं सकता, आप उतर जाओ। तो जैसे ही उसने मुझे उतारा, अब मैं उस समय टॉप इंडस्ट्री के ऊपर टॉप, इतनी सक्सेस, इतना सब कुछ, तू मुझे क्या उतारेगा? मैंने कहा छोड़, लोग टैक्सी से चलते हैं। हाथ दिया, मर्सिडीज एस क्लास आके रुक गई, गोरा ड्राइवर ऑब्वियसली। अब लोकेश बैठा, अब लोकेश मुझसे कह रहा है बाबू इसका किराया कितना होगा? मैंने कहा पता नहीं यार, जितना भी होगा देखते हैं। अब वहां क्या मीटर जो है वो बड़ी तेज चलता है, और वो मीटर भी यूरो में चल रहा था। तो 1 यूरो इज इक्वल टू 70-75 रुपए के आसपास। तो लोगों से मुझसे बोला बाबू कोई 2 मुंह की दुकान ढूंढ लो यार, एक से घुसो दूसरों से निकल लो, तुमने सबके सामने हाथ दे के बैठ तो तुम गए, इसका बिल कौन भरेगा? चिंता मत कर, हम ही भरेंगे, टेंशन मत ले। वो स्विट्जरलैंड का ट्रिप था। लाइफ बहुत अच्छी थी, बहुत बढ़िया, अच्छा सब कुछ कंफर्टेबल। उसके बाद 2003 में मैंने अपनी दूसरी कार खरीदी, स्कोडा एक्टिविया, जो कि उस समय 12-13 लाख रुपए की आती थी। उस समय उस कंपनी में ये पहली कार थी जो 10 लाख रुपए से ऊपर किसी ने ली हुई है। इनफैक्ट इंडस्ट्री में शायद ऐसी पहली कार थी जो 12-13 लाख रुपए का ली। हाँ, उसके बाद नया घर भी ले लिया, बड़ा घर ले लिया, बड़े घर में चले गए। लाइफ बहुत कंफर्टेबल। मुझे ऐसा लगा अब जिंदगी में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, कभी कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन मैंने आपको क्या कहा, जिंदगी एक जैसी नहीं चलती। जिंदगी में बहुत सारी परीक्षाएं आती रहती हैं, और जब जो परीक्षाएं आता है ये उस समय हमें रियलाइज नहीं होता। 2005 में टफ टाइम शुरू हुआ। टफ टाइम क्या शुरू हुआ? उस कंपनी की मैनेजमेंट चेंज हो गई। मैनेजमेंट चेंज, इसने क्या किया, सबसे पहले तो जो बिजनेस मीटिंग्स होती थी पूरे इंडिया में, जैसे हमारे यहाँ CNT होती है, वो बंद कर दी। सेमिनार होते थे, सेमिनार्स बंद कर दिए। अब अगर मीटिंग बंद हो जाएगी, सेमिनार बंद हो जाएंगे, आप बताओ बिजनेस को आप कैसे बिल्डअप करोगे, कैसे उसको आप आगे लेकर के जाओगे? सो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। उसके बाद काफी सारे प्रोडक्ट्स डिसकंटिन्यू किए। कई ऐसे प्रोडक्ट लेकर के आए जो अच्छे नहीं थे। प्लान को लेकर बहुत सारे चैलेंज थे, प्लान में पैसा नहीं था। सो बहुत सारे चैलेंज उस समय लाइफ में 2005 में आए, जिसके वजह से हुआ क्या, और भी चैलेंज बढ़ने लगे। जैसे मैंने कहा, प्लान में पैसा नहीं था तो उस समय बड़ा मुश्किल था सिटी में किसी को मोटिवेट करना कि फुल टाइम कैरियर के रूप में इस बिजनेस को आप लो। तो वहां पर मैंने देखा एक हमारे लीडर थे, वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रहे थे। वहां बहुत अच्छा उनको रिस्पॉन्स मिल रहा था। तो मैंने उन्हें कहा भाई आप मेरी एक मीटिंग कर दो, मैं भी देखना चाहता हूँ इस ये प्रोडक्ट क्या है, कैसे काम करता है, क्या काम करता है। तो उन्होंने मेरी एक मीटिंग करी। मुझे समझ में आ गया, अरे प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, खेती में होने वाले खर्चों को कम करता है, पैदावार को बढ़ाता है, जमीन के लिए भी बहुत अच्छा है। तो वहां से मुझे समझ में आया, अगर कामयाब होना है तो बेटा टाइम आ गया, टाई उतार दे, पैंट उतार दे, टाई पैंट उतार के, कमीज उतार के, अब समय आ गया कुर्ता पजामा पहनने का। तो मैंने कुर्ता पजामा पहना और गांव में जाकर काम करना शुरू कर दिया। लेकिन आसान नहीं था। उस समय क्या था, गांव में लाइट ना के बराबर आती थी, तो गर्मी बहुत ज्यादा लगती थी। और जितने भी मेरे क्लोज लोग हैं उन्हें अच्छे से पता है मुझे गर्मी से बड़ी सख्त एलर्जी है। गर्मी बहुत ज्यादा लगती थी। दूसरा उसके साथ में परेशानी क्या थी, रोड बड़ी खराब थी, तो बहुत समय लगता था काम करने में, बहुत समय लगता था। तो ये सारे चैलेंजेस थे। लेकिन उन्हीं चैलेंजेस में 5-5 दिन, 6-6 दिन गांव में रह के काम किया। और मैं खेती का छोटा खा भी नहीं जानता था, हालांकि वो गांव से छुट्टियों में जाता था। और लेकिन जब वो प्रोडक्ट सीख लिया तो जो लोग मेरे को इंट्रोड्यूस करते थे वो कहते थे ये आए थे खेती के डॉक्टर। में हंसता था अपने बोला, काय के डॉक्टर, खाली एक प्रोडक्ट बता मुझे, तो बस इसके बारे में जो मर्जी पूछ लो, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। तो उनके साथ में बिजनेस बिल्डअप किया। वहां से थोड़ी सी सांस आई, थोड़ी सी चलने लायक रहे। 2007 का जो साल है,
वो लोएस्ट पीरियड एवर था, ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि एंटायर नेटवर्किंग इंडस्ट्री के लिए पूरे देश में। ये कि किसी की भी कमाई जो है वो ज्यादा नहीं थी, तो कमाई के चैलेंज बहुत ज्यादा थे और एंटायर इंडस्ट्री में उस समय बहुत नेगेटिव माहौल हो गया था 2007-8 में इस इंडस्ट्री को लेकर के। चैलेंज क्या हुए? सबसे पहले डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के कर्जे चढ़ने लग गए। हाँ, ये बड़ा बढ़िया है। होम लोन, एक होम लोन लिया था, घर जो लिया था आईसीसीआई से होम लोन था। एक दिन फोन कॉल आया कि आप हमारे पर अपना लोन ट्रांसफर करा लो, हम आपको इतने टॉप अप पैसे और दे देंगे। अब आप जब स्ट्रगल कर रहे होते हो तो आपको ऐसा लगता है जैसे मजा आ गया, तो मैंने कहा जी कर दो। तो वो एक प्राइवेट लेंडर थे जीई मनी, उन्होंने क्या किया, 13 साल का लोन मैंने साइन अप किया था उनके साथ में, बिना बताए उसको 39 साल का बना दिया। जब ये डॉक्यूमेंट पढ़ा मैंने और मेरी मदर ने तो हमारे पसीने आ गए। मुझे लगा 39 साल मतलब मैं तो बूढ़ा होऊंगा ही होऊंगा, मेरा बेटा भी बूढ़ा हो जाएगा इस लोन को देते देते। उनके साथ में केस किया क्योंकि ये सरासर फॉर्जरी थी। लेकिन आप करते क्या हो, जब आप होम लोन लेते हो आपसे इतने साइन कराते हैं, इतने साइन कराते हैं, इतने साइन कराते हैं, पहली बात तो साइन खत्म होते होते आप खुद भूल जाते हो कि ये मेरे साइन है और लगभग सब कुछ लिखवा लेते हैं वो। तो बड़ा मुश्किल होता है उन लोगों से डरना। तो ये एक चैलेंज आया। उसके बाद में और क्या चैलेंज आया, हाँ, इतनी प्राइड जो स्कोडा कार खरीदी थी वो बिक गई। अब एक सेकंड हैंड कार आ गई, सेकंड हैंड कार लेनी पड़ी ना सर। अब सेकंड हैंड कार वो ऐसी थी, वो चलती कम थी, रुकती ज्यादा थी। उस गाड़ी में इतनी बड़ी बड़ी 2-2 लीटर की पानी की बोतलें रखनी पड़ती थी क्योंकि थोड़ी देर में गर्म हो जाती थी, उसमें डाल के उसका काम चलाना पड़ता था। तो क्या करें, ऐसे ही था। दिसंबर में सक्सेस बाय म्यूजिक नहीं आया पहले भी, अभी देख क्यों नहीं आया। दिसंबर 2007 में मैंने मुजफ्फरनगर में सक्सेस बाय चॉइस करी और उसमें एक जितने भी आप लोगों ने सक्सेस बाय चॉइस करी, आपको पता है हमारी पहली एक्सरसाइज होती है, आप लिखते हैं आपकी करंट लाइफ कैसी चल रही है, आपके करंट फाइनेंसेस क्या है, करंट कार कौन सी है, आपकी फिलहाल जिंदगी कैसी है। तो जब मैंने ये एक्सरसाइज मैंने ऊपर खुद करी, मैंने खुद लिखा मेरे आज का जीवन कैसा है। तो उस समय मेरा आज का जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं था। पैसे कम, गाड़ी सेकेंड हैंड, घर प्रॉब्लम, हर जगह इश्यूज प्रॉब्लम। 6 से 7 पन्ने भरे थे। 6 से 7 पन्ने भरने के बाद में जब फ्रस्ट्रेशन सारी कागज पे निकल गई, उसके बाद में उसको मैंने जला दिया। जलाने का अर्थ होता है कि ये चीज अब मेरी जिंदगी से चली गई। उसके बाद सक्सेस बाय चॉइस में हम सेकंड एक्सरसाइज करते हैं जिसमें हम लिखते हैं आपका जीवन कैसा होना चाहिए। सो कैसा होना चाहिए के ऊपर में हाउ इज माई लाइफ टुडे में मैंने 13 पेजेस लिखे कि मेरी इनकम इतनी होनी चाहिए, मेरा ये लाइफस्टाइल होना चाहिए, ये कार होनी चाहिए, ऐसा घर होना चाहिए, सुकून भरी जिंदगी होनी चाहिए और लाइफ ऐसी कंफर्टेबल होनी चाहिए। सो ऐसे करके 13 पन्ने मैंने लिखे। 13 पन्ने लिखने के बाद में उसको मैंने रिकॉर्ड किया, अपनी आवाज में रिकॉर्ड किया और उसको मैं 15-20 दिन तक लगातार सुनता रहा सॉन्ग्स के साथ में। सो इस सॉन्ग के साथ में मैं उस गाने को सुना करता था। चला नहीं, वो है जो भी चाहूं वो मैं पाऊं। सो वो सॉन्ग मैं दिन में सुनता था कम से कम 150 बार, 200 बार, 300 बार। मेरे घर वाले सोचते थे मेरा स्क्रू ढीला हो चुका है, थोड़ा तो ढीला ही है, राइट, पर थोड़ा सा और ढीला हो गया है। और उससे हुआ क्या, सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज चली गई। आपके सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में अगर कोई चीज चली जाए तो वो रियलिटी बननी तय है। उससे हुआ क्या, वहां से मुझे पता लगा कि कि बाली साहब ने अपनी कंपनी खोली है और दिल्ली कानपुर के अलावा बेंगलोर में भी इनका ऑफिस है। तो सर को मैं जानता था, जहां जिस कंपनी में मैं स्ट्रगल कर रहा था, जहां से कैरियर शुरू किया था, सर वहां पर नेशनल सेल्स हेड हुआ करते थे, नेशनल सेल्स मैनेजर हुआ करते थे। तो सर को पता है मैं अच्छी खासी ट्रेनिंग कर लेता हूँ, हिंदी और अंग्रेजी दोनों जबान में मेरा ठीक ठाक कंट्रोल है। तो मैं सर से मिलने गया ये सोच के कि मैं सर को बोलूंगा कि सर मैं आपके लिए ट्रेनिंग्स करता हूँ और मुझे आप ऐसा ट्रेनर रख लीजिए, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर पैसे वैसे तो कमाते नहीं है, राइट। बड़ी बड़ी कंपनियों में भी उस समय देखता था, यहाँ सामने दिग्गज लोग हमारी बड़ी दिग्गज कंपनी के बैठे हुए हैं, उसमें भी नेटवर्क ही बड़े होते थे, वॉल्यूम भी बड़े होते थे, पैसे बड़े थोड़े आते थे। तो ये बड़ी अंदर की बात मेरे को पता थी। मैंने कहा इंडस्ट्री में कोई पैसे मुझे तो कमाता नहीं, तो मैं नेटवर्किंग नहीं करूंगा, ट्रेनिंग बढ़िया करता हूँ, ट्रेनिंग करूंगा, ट्रेनिंग का पैशन था। तो मैं सर के पास गया, तो सर ने मुझे उसके बाद क्या किया, सर ने मुझे चेक्स दिखाए कि देख जो तू कह रहा है सही कह रहा है। उन्होंने फिर ये भी कहा कि मैंने
यानी कि वेस्टीज को बनाया है पूरी दुनिया की, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के ऊपर रिसर्च करी है, कंपनियों के ऊपर में, और हर कंपनी से जो अच्छी चीजें हैं उसको लेकर के मैंने इस कंपनी को क्रिएट किया है, और आने वाले समय में लोग इस कंपनी में दौलत कमाएंगे। तो उन्होंने कहा तो मेरी बात मान, एक बार ट्राई कर, मेरे कहने से कर। तो मैंने कहा ठीक है सर, अगर आप कहते हो तो मैं करता हूँ। सो फिर मैंने अपना माइंडसेट बनाया, लेट्स डू इट। लेकिन मेरे घर में क्या माइंडसेट था, मैं गया हूँ एक ट्रेनिंग काम, एक बंधे बंधाए पैसे आएंगे। जब मैंने उन्हें कहा मैं ये कंपनी छोड़ के दूसरी नेटवर्किंग कंपनी शुरू कर रहा हूँ, तो घर में ऐसा माहौल था, बड़ा नेगेटिव माहौल था, राइट, बहुत सारे चैलेंजेस थे। अब 7 फरवरी 2008 को मैंने वेस्टी ज्वाइन किया। मेरा माइंडसेट क्या था, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मेरा माइंडसेट क्या था, अब कोई ऑप्शन नहीं है, अब मेक और ब्रेक का समय है। इस समय अगर मेक हो गया जिंदगी अलग हो जाएगी, एंड ब्रेक होना तो मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता। सो ये मेरा माइंडसेट मैंने अपना सेट किया। लोगों ने क्या कहा, नहीं होगा, उनका तो काम है कहना, दोबारा नेटवर्क नहीं बनेगा, राइट, कुछ और भी कर लो पार्ट टाइम। जिस उस कंपनी में स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन स्ट्रगल में भी 60-65 हज़ार 70,000 रुपए के आसपास आ जाते थे। तो लोगों ने कहा इतने आ रहे हैं पार्ट टाइम में, कुछ और कर लो, जीवन बेहतर हो जाएगा। कहाँ दोबारा से जा रहे हो, दोबारा नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसी कमाल की सलाहें दी। हमारे देश में एक चीज मुफ्त मिलती है, सलाह, बिना मांगे हर आदमी के पास सलाह है। इस समय चैलेंज था, सबसे बड़ा चैलेंज था पैसे को मैनेज करना, क्योंकि बहुत सारे फाइनेंशियल चैलेंजेस उस समय थे, बहुत सारे कर्जे थे, लेकिन माइंडसेट ये था कि निकलना है, करना है। सो हर रोज मैं लिस्ट बनाता कि आज किन किन लोगों को प्लान दिखाऊंगा, हर रोज डेली की डेली लिस्ट बनानी, डेली की डेली प्लान दिखाना। और उस समय 30 से 35 प्रोडक्ट होते थे टोटल कंपनी के पास में। कोई कंसिस्टेंसी नहीं होती थी, कोई ऑफर नहीं होता था, ये क्लब वो क्लब, कुछ भी नहीं था। सिंपल सी चीज थी, तुम्हें करना है करो बस। तो इतने कम प्रोडक्ट एंड बाकी कोई कुछ नहीं, लेकिन माइंडसेट क्या था कि कामयाब होना है, कामयाब होना है, कामयाब होना है। जैसे मैंने ये चीजें आपको बताई, इसके बाद माइंडसेट अगेन दूसरा माइंडसेट मैंने बनाया था कि मैं हिंदुस्तान में सबसे बड़ा नेटवर्क बनाऊंगा देश भर में। ऐसा कोई राज्य नहीं होगा, ऐसा कोई शहर नहीं होगा जहां नेटवर्क ना हो। नेटवर्क छोड़ो, जहां मेरी टीम का अचीवर ना हो। ये मेरा माइंडसेट लगा हुआ। क्योंकि एक चीज मैंने देखी थी, हर जगह का ना कुछ लीन पीरियड होता है। देखो जैसे हमारे यहाँ पर दिवाली आती है, तो दिवाली से 10 दिन पहले त्योहार शुरू हो जाते हैं। ये धनतेरस से शुरू होते हैं, उसके बाद में बड़े सारे त्योहार आते हैं। दिवाली खत्म होती है, भाई दूज, ये वो, पता नहीं 10, 12, 15 दिन हर आदमी का काम होता है अपनी मैडम को लेके रिश्तेदारियों में घूमना। तो बिजनेस ऑब्वियसली यहाँ कम हो जाता है। गुजरात में अगर देखो गरबा के टाइम में सब लोग 15 दिन गरबा खेलते रहते हैं, बिजनेस कम हो जाता है। ऐसे ही कोलकाता में दुर्गा पूजा के टाइम में भी ऐसे ही होता है। तो मुझे समझ में आया कि अगर हर जगह नेटवर्क होगा, हर जगह बड़ा नेटवर्क होगा, एक टेरिटरी अगर डाउन होगी तो बाकी 3 टेरिटरी ऊपर ही रहने वाली है। तो इसलिए नेटवर्क जो है वो पूरे इंडिया में होना चाहिए, एक जगह पे नहीं होना चाहिए। कोई प्रॉब्लम एक जगह है, बाकी जगह पे कोई फर्क ना पड़े, आपकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और मैंने अपना प्ले टू विन गोल बनाया था 2 लाख रुपए महीना उस समय, जब मैंने जस्ट वेस्टी ज्वाइन करी थी। उस समय क्या होता था, कोई भी प्लान वाले साहब खुद दिखाते थे, वो भी A4 शीट पे, तो वो खुद हाथ से प्लान दिखाते थे। तो मैंने 4-5 दफा जब प्लान देखा, लीडरशिप बोनस मुझे समझ में आया, तो मैंने कहा यार यहाँ लीडरशिप बोनस बहुत बढ़िया है, मल्टीपल लीडरशिप बोनस मिलता है, तो एक लाइन से आप बहुत पैसे कमा सकते हो। तो सबकॉन्शियसली मेरे माइंड में आया कि मैं 6 महीने में 2 लाख रुपए पे पहुंच जाऊंगा। मैं बहुत एक्साइटेड हुआ। मैं एक्साइटेड होकर के अपने घर गया। मैंने अपनी मदर को कहा, मैंने कहा माँ वैसे इसका प्लान बहुत अच्छा है, इसमें मैं देख रहा 6 महीने लगेंगे 2 लाख रुपए पे पहुंचने में। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस ऐसी लुक दी कि ये कहानी मैं कई सालों से सुन रही हूँ। बट एनीवेज मेरा माइंडसेट बड़ा था और मैं बहुत एक्साइटेड रहता था काम करने के लिए। पहले महीने में सिल्वर था, मेरी एक लाइन ब्रॉन्ज बनी थी और मेरा 57,000 रुपए का पहला चेक आया था वेस्टीज के अंदर। दूसरे महीने में मैंने स्टार किया, 2 लाइन और ब्रॉन्ज बनी और मेरा 86,000 रुपए का चेक आया। तीसरे महीने डायमंड किया था। ये सब अच्छा था, लेकिन मेरी प्रॉब्लम क्या थी, मेरे ऊपर कर्जे बहुत ज्यादा थे। तो ये पैसा मेरे कहाँ आता था, कहाँ चला जाता था, मुझे तो पता ही नहीं चलता था। एक दिन मुझे याद है, मैं वेस्टीज ऑफिस से, पुराना ऑफिस हुआ करता था, तब ऐसा शानदार ऑफिस नहीं था, वो पुराना ऑफिस था, छोटा सा ऑफिस था। वहां से मैं लोकेश निकले, मेरे पास 800 कार थी उस समय, मेरी मदर की बड़ी पुरानी कार थी 1989 की। तो उसमें बस तेल था, बाकी मेरे पास पैसे नहीं थे।
लोकेश ने बदरपुर उतरना था, इसने अपने घर फरीदाबाद जाना था, मैंने अपने घर ग्रेटर नोएडा जाना था। तो मैंने कहा रुक जा यार, बड़ा माइंड बड़ा परेशान है भाई, 2 मिनट बात करते हैं। मैंने कहा तेरे पास पैसे हैं? बोला भाई किराए के अलावा 20 रुपए हैं। मैंने कहा चल एक काम कर, एक ब्रेड पकौड़े खाते कम से कम यार, राइट? ये बिल्कुल फैक्ट ऑफ लाइफ मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैंने इसको बोला, मैंने कहा कहीं से भाई पैसे का जुगाड़ कर दे, अगले महीने डिलीवरी है, घर में बच्चा भी आने वाला है। भाई पैसे बिल्कुल भी नहीं है। इसने मुझे एक सोर्स बताया जहां से वो हो सकता था, लेकिन उस सोर्स से बड़ी हिचक थी मुझे मांगने में, तो मुंह से नहीं कह पाया। चिट्ठी लिखी कि ये परेशानी है, ऐसे ऐसे, और मैं आपको पैसे दे दूंगा, आप चाहे मेरे से पीडीसी ले लेना। तो वहां से थोड़े पैसे मिले, थोड़ा काम चला। ये उस समय का वो था। और एक और गेम चेंजर क्या हुआ, जब मैं वेस्टीज में आया, मैंने देखा जो सीएनटी होती थी वो होती थी द्रौपदी का चीर हरण, जो खत्म ही नहीं होता था। सीएनटी चलती थी 3 घंटे 4 घंटे, कुछ लोग इतने टैलेंटेड थे वो 5-5 घंटे सीएनटी करते थे। तो उससे प्रॉब्लम क्या होती थी, नए लोग भाग जाते थे, और जो बेचारे थोड़े बहुत बचते थे वो कहते थे सर क्या मीटिंग करते हो, ये मीटिंग तो आप ही कर सकते हो, हम तो कर ही नहीं सकते। और उस समय कुछ लोग क्या करते थे, अगर फ्लेक्स समझा रहे हैं तो वो दिल का डायग्राम भी बनाते थे। वो वैसा वाला दिल नहीं, वो मेडिकल वाले दिल की बात कर रहा हूँ। हाँ, उसको डायग्राम बनाने सीखने में 1 साल लगता होगा, इतना मुश्किल है वो डायग्राम बनाना। और इसमें HDL कोलेस्ट्रॉल होता है, इसमें LDL कोलेस्ट्रॉल होता है, ऐसी ऐसी भाषा बोलते थे। मैंने तो अपना सर पकड़ लिया, मैंने कहा भाई यहाँ कुछ इस तरीके से अगर चलेंगे तो कभी तरक्की नहीं हो सकती। सो मैंने सिंपल एक छोटी CNT इन्वेंट करी। लोकेश भी बड़ा परेशान रहता था, इसने मेरे को बोला कि भाई मेरी एक मीटिंग कर दो। मैंने कहा कर दूंगा। मैंने एक CNT इन्वेंट करी। मेरे हिसाब से नेटवर्क मार्केटिंग का पहला रूल ये होना चाहिए, जो चीज डुप्लीकेबल नहीं है ना आम जनता के लिए, वो नेटवर्किंग नहीं हो सकती। भाई बहुत सीधी सी चीज है। सो मैंने कहा चिंता मत कर, हम अपनी CNT करेंगे। 5 मिनट कंपनी के बारे में बताना, 25 मिनट में प्रोडक्ट का ओवरव्यू देना। और मैं तब यही कहता था आज 40-50 प्रोडक्ट है, कल को 300 होंगे, तो तू सारे प्रोडक्ट समझाएगा तो 3 दिन तक CNT चलेगी। 30 मिनट प्रोडक्ट का ओवरव्यू देना और 15 से 20 मिनट प्लान का ओवरव्यू देना। प्लान आदमी को समझ में आता है जब वो काम करता है ना, तब काम करते करते समझ में आता है, पहले से उसे कैसे समझा दोगे। अब बच्चा गया नर्सरी में, तुम उसको पढ़ा रहे हो, मेडिकल की तैयारी करा रहे हो, तो हो नहीं सकता ना। तो इसलिए मैंने ये पौने घंटे की CNT करी। लोकेश ने देखा, बड़ा रिलैक्स हुआ, बोला यार बाबू अब समझ गया मैं, आप चिंता मत करो, अब मैं कर दूंगा काम। और इसने वो रिकॉर्ड भी करी मेरी, और रिकॉर्ड करके MP3 में बहुत से लोगों को दी। और उस समय के 90% लीडर उस CNT से प्लान दिखाना सीखे हैं। तो वो एक गेम चेंजर हुआ। फरवरी में वेस्टी ज्वाइन करी थी, चौथा महीना मई हुआ। मई में जैसे मैंने कहा डिलीवरी होने वाली थी, घर में मेरा बेटा पैदा हुआ, आज आया है, सामने बेटा सुन रहा है, शौक भी आया। नॉर्मल डिलीवरी नहीं थी, आजकल तो नॉर्मल डिलीवरी बंद हो गई है। डॉक्टरों का सेट स्टैंडर्ड है कि इनके बच्चे के गले में कॉर्ड है। आदमी क्या जाने कॉर्ड क्या है, आदमी कहता है अजी डॉक्टर साहब कुछ भी कर लो जी, इतने पैसे लो। तो जो पैसे लिए थे वो हॉस्पिटल का बिल दिया गया। और जिस दिन ये पैदा हुआ, जिस समय मैं हॉस्पिटल में नहीं लेके जा सका, क्योंकि मैं और मेरी मदर गुड़गांव में एक होम मीटिंग कर रहे थे, राइट। कहने वाले कुछ भी कह सकते थे, ऐसे समय में भी मौजूद नहीं थे। लेकिन जिस समय 1-1 रुपए की किल्लत हो, आप बताओ, आपका पहला जो फर्ज है वो घर में कुछ लाके देने का फर्ज है। सो मैं उस समय होम मीटिंग कर रहा था, मैं तो इसके होने के बाद में पहुंचा। उसके बाद साइमल्टेनियसली मैंने उड़ीसा शुरू किया। मैं मिलने गया सुदर्शन मोदी जी से, ये मेरे पुरानी कंपनी में हुआ करते थे। ये पुरानी कंपनी में मेरे क्रॉस लाइन हुआ करते थे। फॉरेन ट्रिप के ऊपर हमारी सिर्फ दुआ सलाम राम राम हुआ करती थी, इससे ज्यादा नहीं। उड़ीसा का जो टॉप लीडर था वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, आज भी है। उसके साथ मैंने सोचा था नेटवर्क करूंगा, लेकिन उसके साथ काम हुआ नहीं है, वो आया नहीं। एनीवे मैंने मोंटी को साइन अप किया। मई 2008 की बात बता रहा हूँ। इसने मुझसे सवाल किया था कि मैं 1 साल में यार 50,000 में पहुंच जाऊंगा। मैंने कहा यार चिंता मत कर, मेहनत बहुत करेंगे, क्यों नहीं पहुंचेगा। अब वहां पर प्रॉब्लम क्या था, उस समय कोई ऑफिस नहीं था, तो अगर कोई ज्वाइन करता था, सामान कहां से जाता था, दिल्ली से। अब दिल्ली से उड़ीसा सामान जा रहा है, 1 हफ्ता लग जाता था। कभी कभी टैक्स वाले पकड़ लेते थे तो 2 हफ्ते लग जाते थे। तो आज अगर कोई ज्वाइन कर रहा है, उसको 2 हफ्ते बाद प्रोडक्ट मिलते थे लिटरली। ये मेरी पहला चैलेंज था, राइट। उसके बाद सुदर्शन ने क्या सोचा था कि पुरानी कंपनी के लीडर उसके साथ में आ जाएंगे, लेकिन एक भी लीडर उसके साथ नहीं आया। और आए कौन, जो वहां पर बिल्कुल गुमनाम थे, 5% 8% बस। तो अब वो टेंशन में रहता था। मैंने कहा टेंशन मत ले, जिनको तू लीडर समझ रहा है ना, ये भी पहले ऐसे ही थे।
आज ये जो आ रहे हैं इनको ही लीडर बनाएंगे तो टेंशन मत ले। सो ये मेरा माइंडसेट था। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा देख ग्राउंड लेवल की वर्किंग करेंगे और दबा कर काम करेंगे। पूरे दिन 1-on-1 करना, पूरे दिन 20-20 प्लान दिखाना, 25-25 प्लान दिखाना, इस तरीके से। वो भी हाथ से प्लान दिखाया करते थे उस समय। अगर वो एक भीड़ होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता था, एक आदमी को पकड़ के लाता था। अब एक आदमी क्या है, मैंने प्लान दिखाना शुरू कर दिया। वो अगर वो आधे में है, कोई और आ गया, मान लो वाली साहब है, तो वो प्लान दिखाना शुरू कर देते थे, या वो अलग से प्लान दिखाता था। सो पूरे दिन इस तरीके से प्लान ऐसे काम चलता रहता था होल डे। एंड होम मीटिंग्स मैंने उससे शुरू करी। मैंने कहा सबके घर में मीटिंग रख, जितने भी लोग हैं। सो जगह जगह जाके होम मीटिंग्स करनी शुरू करी, अलग अलग सिटीज खोलनी शुरू कर दी। हमारा टारगेट होता था एक दिन स्टार्टेड डूइंग CNT एवरीवेयर, हर जगह छोटी छोटी। 10 लोगों की भी है तो मैंने कहा CNT करो, 15 भी है CNT करो, 20 भी है CNT करो। 1 से 5 बनेंगे, 5 से 10 बनेंगे, 10 से 20 बनेंगे। 1 से शुरू तो करो। तो कहीं पर भी एक भी आदमी मिलता था, मैं कहता था चल VIP प्रोग्राम आप में से कितने लोगों ने अटेंड किया है? बढ़िया, लगभग 70-80% लोगों ने। उस समय क्या होता था, VIP प्रोग्राम सिर्फ वाली साहब करते थे, कंपनी में और कोई करता ही नहीं था। वो कहते थे कि खुद, मतलब बाकी लोग और सिर्फ संडे को करते थे। तो अब अकेले वो कर रहे हैं, संडे को कर रहे हैं, तो उनकी डेटें बुक रहती थी 4-4 महीने, 5-5 महीने। तो वो लोगों को बोलते भी थे कि भाई तुम लोग भी VIP करना शुरू करो, मैं अकेला कहां तक करता रहूंगा, मुझे और भी चीजें करनी है, कंपनी को और भी आगे लेके जाना है। तो मुझे समझ आया, मैंने कहा बिल्कुल सही है। अगर मैं इनके ऊपर डिपेंड रहूंगा, एक भुवनेश्वर में कराई थी सबसे, एक मुजफ्फरनगर में। अब उसके बाद एक भुवनेश्वर में करने से तो कामयाब होगा नहीं आदमी। भुवनेश्वर में भी करना है, कटक में भी करना है, बैरकपुर में भी करना है, जगह जगह करनी है, तब जाकर आप सक्सेसफुल हो सकते हो। तो बाकी लोगों का माइंडसेट क्या था, ये ट्रेनिंग इन्होंने बनाई है, यही कर सकते हैं। मैंने अपना माइंडसेट बनाया, अपनी कहानी बनाई, सर ने बनाई जरूर होगी, लेकिन मैंने सीख ली मैं भी इनसे बेहतर ही कर सकता हूं। तो ऐसे मैंने VIP करनी शुरू करी, जगह जाके। सो जो उस समय मैंने उड़ीसा खोला, तो पूरे उड़ीसा में जाकर CNT और VIP हर जगह करनी शुरू कर दी। कवर्ड एंटायर स्टेट, बस से, ट्रेन से, और इंडिका किराए में लेके चला करते थे। इंडिका क्यों लेता था? सबसे सस्ती कार वही आती थी, इससे सस्ती कार नहीं होती थी। और 6 बजे सुबह में होटल छोड़ देता था। और उसका परिणाम क्या हुआ, इस तरीके 99,199 रुपए, 2 गाड़ी ले चुका हूँ और 6 बार फरनपुर जा चुका। थैंक यू। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो लोग खड़े होकर फोटो। हरिहर महापात्र उड़ीसा से करीब 18 साल पहले नौकरी ढूंढने आया था और 6 साल पहले इसको पार्ट टाइम शुरू किया और मेरा हाईएस्ट इनकम है 4,37,000 रुपए और ऑडी Q3 ड्राइव कर रहा हूँ। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों मेरा नाम मनोज कुमार है और आज मैं थैंक्स करना चाहूंगा ग्रोथ सिस्टम को, संतोष यादव जी को। 2011 में दोस्तों मैं 5 बेटियों का पिता हूं। 2011 में सुसाइड करना चाहता, जिंदगी में कोई रास्ता मेरे पास नहीं बचा था। वेस्टीज करना शुरू किया। पहला महीने का चेक मेरा 1,039 बना और आज हाईएस्ट चेक की बात करूं तो 4,59,000 का है। अगर टोटल इनकम की बात करूं तो लगभग 4.25 करोड़ ले चुका हूं। 3 कार जिसमें मर्सिडीज बेंज भी ले चुका हूं। 16 बार विदेश यात्रा जाके होके आ चुका हूं। अभी 10 लाख की तैयारी कर रहा हूं। थैंक यू सो मच, विश यू वेल। थैंक यू सो मच मनोज जी। नाम आरके सिंह, पानीपत से। पिछले 7 साल पहले मैंने वेस्टी साइन किया, उससे पहले मैं प्राइवेट जॉब में था। पहला चेक 196 रुपए का, हाईएस्ट चेक 3,31,000 का। यहाँ से 3 कार ड्राइव कर रही, जहाँ से ऑडी A4 अभी मेंटेन कर रहा हूँ और हाउस फंड से घर और 7 विदेश यात्राएं। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू आरके सिंह। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देवेंद्र कुमार, जयपुर से, और साइकिल से शुरुआत करी थी, आज ऑडी में चलता हूँ। और मिला था सिद्धार्थ सर से, उस टाइम पे मुझे ये भरोसा ही नहीं था कि इतना सब कुछ हो सकता है। हाईएस्ट पे आउट 3.25 लाख रुपए, यानी 3,32,000 रुपए, और अब तक तकरीबन 2 करोड़ रुपए से ज्यादा मेरे पास वेस्टी से आ चुका है। और खास बात यह है कि विदेश की तो कभी सोची नहीं थी। जब पहली बार विदेश की गई थी, पासपोर्ट नहीं था। आज के टाइम पे 18 देशों की यात्राएं मैं वेस्टी से कर चुका हूँ। 3 कार ले चुका हूँ, कुछ प्रॉपर्टी ले चुका हूँ। अगला टारगेट 5 लाख रुपए का है। आप थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। नाम नवीन कर, बेसिकली बिहार मधुबनी से हूँ। सिस्टम से पहले मैं पेंटर का काम करता था, बोर्ड लिखता था। पहले महीने का इनकम 31 रुपये, आज हाईएस्ट इनकम 3,07,970 रुपये। थाईलैंड, पटाया, बैंकॉक, फुकेट घूम चुका हूँ। ब्रेजा कार ड्राइव कर रहा हूँ। ऑडी Q5 लेने की तैयारी में हूँ और जिस घर में रहता था उस घर को खरीद लिया हूँ। थैंक यू ईश्वर। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग। दोस्तों मेरा नाम अशोक यादव है। वेस्टीज से पहले मैं BPO इंडस्ट्री में काम करता था
और प्यारेलाल भवन से इस प्रोडक्ट का उत्पादन हुआ। 2014 में पहला पेचेक 429 रुपए का है और हाईएस्ट पेचेक 4,41,000 रुपए का है। वेस्टीज के ट्रैवल फंड से 4 विदेश यात्राएं करी हुई हैं, कार फंड से 3 कारें खरीदी और त्रिलोकपुरी में रहता था, अभी अपना खुद का ग्रेटर नोएडा वेस्ट में 3 BHK फ्लैट है। थैंक यू सो मच। थैंक यू अशोक, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम मुकेश वर्मा है। हाईएस्ट पे आउट है 3,17,468 का और पहला पे आउट है 28 रुपए का। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नाम आशीष नायक और बाई प्रोफेशन में एक अकाउंट्स मैनेजर की जॉब कर रहा था। आज फुल टाइम वेस्टेज को कर रहा हूँ और मेरे अचीवमेंट की बात करें तो हाईएस्ट इनकम गया है 3.5 लाख रुपए। गाड़ी ले चुका हूँ, नोएडा में एक फ्लैट लिखा हुआ हूँ और कई बार मिसेस सस्मिता नायक के साथ भी विदेश यात्रा कर चुका हूँ। थैंक यू। गुड मॉर्निंग लीडर्स, माई सेल्फ सस्मिता नायक, आशीष जी की वाइफ हूँ। और पहले शुरुआत में तो मुझे इस बिजनेस से लगता था कि चाय पत्ती और साबुन यूज करने से 1 लाख नहीं आते, बट हाँ ये सच बात है। हाईएस्ट इनकम 3.5 लाख तक पहुंचा। तो बीच पे मुझे लगा कि इनकी साथ देनी चाहिए, सहधर्मिणी हूँ तो साथ देनी चाहिए। पर शुरुआत में काफी लड़ाई दंगे होते थे घर में, और पर जैसे जैसे पैसे आते हैं ना तो सोच भी चेंज हो जाती है। वैसे तो मैं एक स्कूल टीचर थी, पर फुल टाइम अभी आशीष जी को हेल्प करती हूँ। थैंक यू। मैं आपको माइक देने से पहले मैं आपकी बात से बहुत इत्तेफाक रखता हूँ कि ये घर में जो छोटे छोटे दंगाई हैं वो बाद में आते हैं, बट ऐसा नहीं है। आप लोग बहुत काम करते हैं घर में, हर वो चीज जो एक मेंटल पीस, सहयोग काम के लिए और इतनी सारी बातें सुनना और समझना, परिवार को देखना, महिलाओं के लिए बहुत बड़ी एक सहयोग है। तो मैं सैल्यूट जितनी भी फीमेल्स यहाँ पर हैं, आप खूब सफल हो और खूब आगे बढ़े। थैंक यू। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम मुकेश पाल फरीदाबाद से। वेस्टीज से पहले होटल हुआ करता था, होटल में जॉब करता था। वेस्टीज मिला, पहले पे उठ रहा 200-300 रुपए का, इनका बच की पूरे 4 लाख रुपए, एक गाड़ी क्रेटा, 4 विदेश यात्राएं कर चुका हूँ विद दिस। थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रीतम सिंह रावत है। बाय प्रोफेशन एक स्टेनोग्राफर था। इस इंडस्ट्री को पार्ट टाइम में शुरू किया। इंडस्ट्री का पहला पे आउट 80 रुपए का रहा। हाईएस्ट पे आउट वेस्टीज से गया 5,50,400 रुपए का। 3 कारें ले चुका हूँ, जिसमें से एक कार है ऑडी Q3 लग्जरी कार। थैंक यू सो मच, विश यू वेल। थैंक यू प्रीतम जी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल शर्मा, बाई क्वालिफिकेशन एक इंजीनियर हूँ। वेस्टीज इनकम 571 रुपए से शुरू होकर के तकरीबन 6.25 लाख रुपए पहुंची। 3 गाड़ियां ले चुका हूँ, ब्रीजा, क्रेटा और ऑडी A4 और कई सारे फॉरेन ट्रिप्स। थैंक यू। थैंक यू सो मच विशाल जी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम विश्वास चौहान है। मैं यूपी शामली से बिलोंग करता हूं, अभी करनाल में रहता हूं। इस बिजनेस के अंदर पहला पे आउट 119 रुपए आया था। हाईएस्ट पे आउट मेरा इस बिजनेस से 6,15,000 रुपए का आया है। इस बिजनेस से 15 अलग अलग कंट्री में घूम चुका हूं और इस बिजनेस से 2 गाड़ी ली है, जिसमें से एक ऑडी Q3 है। और इस बिजनेस के माध्यम से 2 करोड़ का एक मैंने घर बनाया है। सो आप भी आ सकते हैं, आप इस बिजनेस को कीजिए, जिंदगी को चेंज करने वाला बिजनेस। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नाम शिरीष माथुर, बाय क्वालिफिकेशन फैशन डिजाइनर हूँ और आज से लगभग 22 साल पहले इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था। वेस्टीज में आने के बाद पहला चेक मात्र 19 रुपए का था और हाईएस्ट चेक 7,23,927 रुपए का है। 3 गाड़ियां वेस्टीज के कार फंड से ले चुका हूँ, जिसमें एक लग्जरी गाड़ी है मर्सिडीज बेंज CLA 200, 5 फॉरेन ट्रिप वेस्टीज के माध्यम से लिए और 2 पर्सनल ट्रिप लिए और अभी 1.5 करोड़ रुपए का वेस्टीज के हाउस फंड से अपना घर बनाया है। थैंक यू सो मच, विश यू वेल। थैंक यू सर। और गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, नाम दिनेश करदम है और वेस्टीज की शुरुआत आज से लगभग 5 साल पहले जुलाई 2016 78 रुपीज की इनकम के साथ में की थी और लगातार इस बिजनेस को सीखते हुए, ITO के सेमिनार्स अटेंड करते हुए आज मैं स्टेज तक पहुंच पाया हूं। जब पहली बार इस हॉल के अंदर में आया था तो डी ब्लॉक के पीछे यहाँ पर बैठा हुआ था और एक टारगेट, जैसे सर ने बताया, माइंडसेट में लेकर के गया था कि आज मैं यहाँ पर आया हूँ किसी को सुनने के लिए, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिस दिन लोग मुझे सुनेंगे इस स्टेज के माध्यम से। एंड माय डियर फ्रेंड, इन 5 साल की जर्नी के अंदर में मैं हाईएस्ट चेक 5,34,713 रुपए के हाईएस्ट चेक के साथ में एक गाड़ी और 5 बार फॉरेन ट्रिप भी होकर के आ चुका हूँ। एंड माय डियर फ्रेंड, अपने जैसे सभी यूथ को ये मैसेज देना चाहता हूँ, एक बात बोलना चाहता हूँ मैसेज के रूप में कि अगर हम 15 साल 17 साल की पढ़ाई कर सकते हैं, अगर 15 साल 17 साल का पेशेंस कर सकते हैं 25,000, 30,000, 50,000 की नौकरी के लिए, तो 5 साल की एजुकेशन, 5 साल की पढ़ाई ग्रॉस के सिस्टम में क्यों नहीं। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, विश यू वेल। थैंक यू सो मच सर फॉर द ब्यूटीफुल मैसेज।
गुड मॉर्निंग। शुक्रिया। सबसे पहले तो आप सबका तहे दिल से शुक्रिया, अपने ग्रुप के मिस्टर संतोष यादव जी का, राज मोहम्मद जी का, सारे अपलायंट सिद्धार्थ सर का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मेरा नाम मोहम्मद मोइन है। इससे पहले मैं एक टेलर मास्टर था, सिलाई किया करते थे, पटरी पे टी शर्ट बेचा करते थे। उस काम के साथ मैंने इस काम को स्टार्ट किया, सर ने साथ दिया, सिखाया और पहले महीने का वेस्टीज में इनकम आया 19 रुपए का। 19 रुपए से स्टार्ट हुई, आज हाईएस्ट इनकम मेरा 8,49,561 रुपए का। इस काम के माध्यम से आज अपने घर में रहता हूं, 13 बार विदेश जा चुका हूं, 2 कार ले चुका हूं। पहला कार i20, दूसरा कार BMW X1 टॉप मॉडल का। जब स्टार्ट किया था तो बड़े चैलेंज थे मेरे साथ, ना टाइम था, ना सपोर्ट था, पढ़ाई लिखाई बिल्कुल जीरो। लेकिन इस बिजनेस को सीखते हुए स्टार्ट किया। जब आज 5% से भी दूसरे हमारे सर ने फॉर्म भरा, आज भी मेरा फॉर्म कोई और ही भरते हैं। जब मैं कर सकता हूं तो आप सब कर सकते हैं। बस मीटिंग का हिस्सा बनिए, एनर्जेटिक रहिए, पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव विचार को दूर रखिए। जितना अच्छा सोचेंगे उतना अच्छा आपके साथ होगा। जब मोइन कर सकता है तो दुनिया का हर आदमी कर सकता है। थैंक यू, विश यू वेल। है 28 रुपए से शुरुआत होती है, 13.5 प्लस मर्सिडीज मेंटेन करते हैं और बहुत सारी 2-3 गाड़ियां और हैं। गुरुजी मैं आपसे आपके आगे सरेंडर करने आए हूं आज अगेन। थैंक यू सो मच सर। ये मैसेज है इस देश के लिए, सबके लिए। आज से राजीव सक्सेना अगेन इस वेस्टीज की स्टार्टिंग कर रहा है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। एक लाइन मैं बोलना चाहता हूँ, जितना मुझको दिया है मेरे दाता ने और वेस्टीज ने, इतनी मेरी औकात नहीं, ये तो कृपा है सर आप जैसे सीनियर्स की, वरना मुझ में ऐसी कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच। नाम शिवम है। आई स्टार्टेड माई जर्नी ऑलमोस्ट अराउंड 7.5 years बैक और बहुत इंस्पायर हुआ था जब वेस्टीज की ऐसी टेस्टिमनीज पहली बार सुनने का मौका मिला था। पहले महीने की इनकम आई 201 रुपए। बड़ा खुश हुआ कि भगवान ने शगुन के साथ भेजा है कि बेटा अच्छा काम कर रहा है। और करता रहा 3 साल बहुत ज्यादा स्ट्रगल के रहे। बहुत से लोग हंसे, बहुत से लोगों ने पागल बोला, बहुत से लोगों ने मजाक उड़ाया। पर मैं एक चीज आज आपको अपने सिर्फ एक मैसेज दूंगा, हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बिजनेस में, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट विदाउट सेल्फ डिसिप्लिन इज सुसाइड। अगर आप डिसिप्लिन नहीं रखेंगे तो सुसाइड कर रहे हैं। दूसरा, ये बिजनेस जरूर है पर आपको शुरू के 3 से 5 साल इस बिजनेस को जॉब की तरह करना पड़ेगा। जॉब में अप्लाई होता है, जॉब में बॉस होता है, यहाँ पे अप्लाई होता है। जॉब में आपको टारगेट लेना पड़ता है, यहाँ भी मंथली टारगेट लेना है। तो वो सब इन 2 सिस्टम के साथ मैंने काम किया, सर के आशीर्वाद से करना चालू किया। आज मेरी हाईएस्ट इनकम 11,19,000 रुपए है। मेरे पिछले साल की इनकम, जिस समय लोगों को पैसा नहीं आ रहा था, बहुत सारी कंपनियों ने बैंकरप्सी फाइल की, पूरा वर्ल्ड कोविड ब्रेकडाउन से परेशान था, मेरे पिछले साल की इनकम 1,05,00,000 रुपए है। 10 विदेश यात्राएं मैं वेस्टीज के सिस्टम से कर चुका हूं और इससे भी ज्यादा खुशी मिलती है कि आज टीम में ऐसे ऐसे युवा हैं जिनकी इनकम 10 लाख रुपए महीना है और लगभग काउंटिंग करूं तो 100 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो आज 1 लाख रुपए महीने से ज्यादा कमाते हैं। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। 2006 में मैं तालकोटरा में एक मीटिंग देखने आया था जहां पे कुछ फॉरेनर्स थे और कुछ इंडियंस लीडर्स थे। सी ब्लॉक में सबसे पीछे बैठा हुआ था और मैंने उसी दिन एक विजन कर लिया था और उसी दिन एक मेरे अंदर से कुछ बात आई कि आने वाला भविष्य का जो बिजनेस है, आने वाला जो वक्त है वो डायरेक्ट सेलिंग का है। तो मैं एक पेट्रोल पंप पे जॉब करता था एज ए मैनेजर। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अपना फ्यूचर डायरेक्ट सेलिंग में ही बनाऊंगा और वो 2006 का डिसीजन आज वाकई मेरा कैरियर इस इंडस्ट्री के अंदर बन चुका है। पहले महीने का चेक मेरा 17 रुपए का था, हाईएस्ट चेक 10.5 लाख से ऊपर, जिसमें मैंने 3 गाड़ियां परचेज की है, जिसमें एक मर्सिडीज बेंज और मैंने हाउस फंड से अपने लिए 2। और दोस्तों सफर की शुरुआत हुई, जैसे सभी को चैलेंजेस आते हैं, मुझे भी बहुत चैलेंजेस आए। बहुत लोगों ने मना किया, फ्रेंड्स ने मना किया, रिश्तेदारों ने मना किया, लेकिन सपने मेरे थे, मुझे यहाँ से दिख रहा था। मैंने यहाँ पे इस तरीके के कमाने वाले लोगों को देखा था।
मुझे लगा कि शायद ये एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से तेरे सपने पूरे हो सकते हैं, जहां से तू लग्जरी जीवन जी सकता है। तो दोस्तों, मैंने उन लोगों की ना सुनी जो मना करते थे। मैंने निरंतर प्रयास करता रहा और दोस्त, पहले महीने की जो मेरी इनकम 55 रुपए की थी, वो लगभग हाईएस्ट पहुंच गया लगभग 11 लाख रुपए तक। और दोस्त, यही नहीं, यहां से लगभग 4 विदेश यात्राएं, स्प्लेंडर बाइक से इस बिजनेस की शुरुआत करी थी। पहली गाड़ी विटारा ब्रिजा की और दूसरी गाड़ी Audi A4 आज मैं मेंटेन कर रहा हूं। और बड़ी बात ये, जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था उस समय ऐसे कितने लोग देखे थे, कितनी वीडियोस देखी थी कि Audi मर्सिडीज के ऊपर सैनिटाइजर बिक रहे थे, देखा था। लेकिन मुझे आज प्राउड होता है इस बिजनेस पे, वेस्टीज पे, कि जब 2020-21 मेरी जो टोटल इनकम रही फाइनेंशियल ईयर 20-21 1 करोड़ से ज्यादा रही, और आज का जो पे आउट है वो भी लगभग मेरा 10 लाख रुपए के आसपास का है। ये वाली पूरी साल की जो मेरी इनकम रही, ये भी 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की रही दोस्तों। और जो मैंने टारगेट लिया हुआ है, आज टीम के अंदर लगभग 35 लोग ऐसे हैं जो 1 लाख रुपए से महीना ज्यादा कमा रहे हैं। लगभग 48 लोग कार अचीवर हो चुके हैं और हमने ग्रुप का टारगेट लिया है कि जल्दी से जल्दी 100 लोगों को 1 लाख तक पहुंचाना है। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल। गुड मॉर्निंग दोस्तों, थैंक यू सो मच। दोस्तों, मेरा नाम धर्मेंद्र मान है। मैंने इस बिजनेस को आज से तकरीबन 10 साल पहले शुरू किया। मेरे जो पहले महीने का चेक था वो 282 रुपए का था। जब मैं स्कूल जाया करता था, मेरा मन नहीं लगता था क्लास में।